Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे चीन की, चीन के प्रॉपर्टी मार्केट की, प्रॉपर्टी मार्केट में आ रहे संकट की, और उस संकट की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहे खतरे की। लेकिन इस पर बात करूं उससे पहले आपको याद दिलाना ज़रूरी है कि ख़ास तौर पर बिज तक ऐप यूज़र्स के लिए 5 पैसा लाया एक स्पेशल ऑफ़र। आपको डाउनलोड करना है 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 5 पैसा के जरिए आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में और आईपीओज में निवेश कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 0% ब्रोकरेज और मात्र 20 रुपये पर ऑर्डर पर। तो फिर अब देर किस बात की, शुरू हो जाइए, डाउनलोड कर लीजिए 5 पैसा ऐप। हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। ये हैप्पी इन्वेस्टिंग और हैप्पी ट्रेडिंग भारत में बैठ के आप कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त चीन में जो लोग हैं उनके लिए हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। हालात कितने बिगड़े हुए हैं इसका अंदाज़ा लगाना आसान नहीं है। चीन की एक कंपनी पिछले साल संकट में आई थी, और उस कंपनी के संकट के साथ अब वहाँ एक नया संकट खड़ा हो गया है। और वो संकट ये है कि चीन में बड़े पैमाने पर चीन के जो रियल स्टेट में जिन लोगों ने घर खरीद रखे हैं, कुछ और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, और जिन्होंने लोन ले रखे हैं बैंकों से, उन्होंने अपने कर्जे चुकाने से इनकार कर दिया है। बहुत सारे लोग, कुछ समय पहले 22 शहरों में कुछ लोगों ने शुरू किया था ऐसा, लेकिन अब जो ताज़ा खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से वो किस्सा काफ़ी बढ़ चुका है, और उसमें हो गया है, मैं आपको आंकड़ा बता दूं कितने शहरों में कितने लोग। 80 शहरों में 200 प्रोजेक्ट्स में लोगों ने यह कह दिया है कि हम अब कर्जा नहीं चुकाएंगे। और इसकी वजह है बड़ी इंटरेस्टिंग, वो ये है कि बैंकों में लोग जब अपना पैसा निकालने गए तो बैंकों ने कह दिया हमारे पास पैसा नहीं है। इसकी वजह बहुत सारे लोग एक साथ पहुंच गए। बैंक के पास उसकी बुक्स में पैसा है, उसके पास डिपॉजिट हैं, लेकिन वो लौटाने की हालत में नहीं है, क्योंकि उसने कर्जा दे रखा है और वो कर्जा वसूलेगा, लाएगा, बांटेगा। इसमें अगर एक साथ बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो हालात कुछ जगहों पर ऐसी हो गई कि बैंकों के बाहर टैंक लगे हुए हैं ताकि लोग आकर बैंक पर हमला न कर दें। ये चीनी अर्थव्यवस्था का एक गंभीर संकट इस वक्त दिख रहा है बैंक, डिपॉजिटर और लोन लेने वालों के बीच में जो संकट चल रहा है इसकी वजह से। लेकिन इस बवाल की शुरुआत कहाँ से होती है, तो इस बवाल की शुरुआत पिछले साल हो गई थी, जब एक रियल स्टेट कंपनी है चीन की जिसका नाम है एवरग्रांड या एवरग्रांडे, वो परेशानी में फंसी और उसने डिफ़ॉल्ट करने शुरू किए। उस वक्त था कि शायद ये पहला डिफ़ॉल्ट करने जा रही है, और वो 8 करोड़ 35 लाख डॉलर की एक किस्त थी जिसको उसने पहली बार डिफ़ॉल्ट किया। तब से अब तक वो तो न जाने कितना डिफ़ॉल्ट कर चुकी है। लेकिन उस वक्त भारत के मशहूर बैंकर उदय कोटक ने कहा था कि ये जो एवरग्रांड संकट है, ये अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो ये चीन का लीमन ब्रदर्स क्राइसिस जैसा समय साबित हो सकता है। इसे लीमन मोमेंट कह सकते हैं आप। लीमन ब्रदर्स यानी जो अमेरिका में लीमन ब्रदर्स के दिवालिया होने के बाद परिस्थिति पैदा हुई थी, जिसमें पूरे न्यूयॉर्क शहर की स्काईलाइन बदल गई। न जाने कितनी कंपनियां बंद हो गईं, बर्बाद हो गईं। वहाँ जाइए, उनके बोर्ड उड़ गए, उनकी इमारतें किसी और के हवाले हो गईं, और पूरी दुनिया का इकोनॉमिक लैंडस्केप कहते हैं उस संकट ने बदल दिया। उस गंभीर संकट से मुकाबला किया उस वक्त उदय कोटक ने, पिछले साल की बात है। और हुआ क्या, उस समय ही ये हुआ था कि रेटिंग एजेंसी फिच ने उस समय एवरग्रांड की भी और दूसरी चीन की रियल स्टेट कंपनियों की भी रेटिंग गिराई थी और उन्हें डाउनग्रेड कर दिया था। और उसी वक्त उसने ये भी कहा था कि अब एवरग्रांड डिफ़ॉल्ट कर सकती है। और तब से दो तरह की बातें हुई। एक, जिन लोगों ने एवरग्रांड के प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रखा था वो सारे निवेशक एक तरह से हड़बड़ा गए, घबरा गए, और ये 130 से ज़्यादा शहरों में इसके प्रोजेक्ट्स थे। छोटी मोटी कंपनी नहीं, चीन की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थी। और इसका जो कर्जा था उसका आप अंदाज़ा लगाएं तो 3 खरब डॉलर, 300 अरब डॉलर का कर्जा इस कंपनी के ऊपर है, देनदारी है, जो चीन की जीडीपी के 2% के बराबर है। आप सोचिए, किसी एक देश की, और चीन जैसे बड़े देश की, बड़ी इकोनॉमी है चीन,
वहाँ के 2% जीडीपी उसके कर्ज में है, और जो कर्जा इसका है वो टोटल जो चीन में कर्ज का कारोबार है, बॉन्ड का बाजार है, उसका 16% हिस्सा। तो ऐसी एक कंपनी का डूबना या डूबने की आशंका पैदा होना अपने आप में एक संकट का कारक कारण था। लेकिन इसके साथ में जो दूसरी चीज़ हो गई, चीन के जो होम बायर्स हैं वो 2 वजह से परेशान हुए। एक, अगर आपने कर्जा लिया है और साथ में आप उस घर के लिए पैसा दे रहे हैं और वो घर मिलने के आसार अचानक ख़त्म हो जाए तो आप घबरा जाते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों ने शायद उनके पास पैसा रहा ही ना हो चुकाने के लिए, तो उन्होंने पैसा देना बंद किया। जब उन्होंने पैसा देना बंद किया तो बैंकों के पास शायद नकदी का संकट हुआ। बैंकों ने लोगों को, उनके डिपॉजिटर्स, मतलब अपने डिपॉजिटर्स को, इन्हीं लोगों को नहीं, जो डिपॉजिट था लोगों का बैंक में, खाताधारी गए पैसा लेने, उनको कह दिया भाई पैसा नहीं है, पैसा नहीं मिल पाएगा। थोड़ा बहुत लेवल पे शुरू हुआ, इसके बाद बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि बैंकों के बाहर टैंक लगे हुए थे कि अब कोई लोग आके बैंक पे अटैक न कर दें। अब मैंने जानकारों से बात की तो मुझे एक जानकार ने बताया कि साहब ये सारा बवाल कहाँ से शुरू होता है। इस बवाल की असली जड़ 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में है। जब वो क्राइसिस हुई, दुनिया भर में संकट था, मंदी की आशंका थी, फाइनेंशियल प्रेशर था। उस समय चीन की सरकार ने क्या किया कि उन्होंने अपने देश में बहुत सस्ते दर पर, बहुत सस्ते ब्याज पर, कम ब्याज दर पर होम लोन बांटने शुरू किया। कहा कि लीजिए भाई कर्जा लीजिए, जितना लीजिए। तो बड़े पैमाने पर लोगों ने धड़ाधड़ आंख बंद करके कर्जा लिया और फ्लैट बुक कराने शुरू किए, बंगले खरीदने शुरू किए, जहां जो जिसके हाथ लगा। और ऐसे में उदाहरण बताया एक जानकार ने कि साहब एक कोई बैंक का क्लर्क था जिसने वहाँ के 2 बड़े शहरों में 22 से 24 फ्लैट खरीद लिए। एक बैंक का क्लर्क 1 फ्लैट खरीद ले, 2 खरीद ले, 4 खरीद ले, उसने 22 फ्लैट खरीद लिए। अब जब ये संकट की स्थिति आई है, जब भाव गिरने शुरू हुए और उसके बाद जब भाव अब काफ़ी गिर चुके हैं, वहाँ होम लोन की सेल्स पिछले 11 महीने से गिर रही है। होम सेल्स, घरों की बिक्री में पिछले 11 महीनों से गिरावट आ रही है, जो चीन के इतिहास में ऐसी मंदी का सबसे बड़ा दौर है। ऐसे में जाहिर है जिन लोगों ने कर्जे पे घर ले रखे हैं वो अगर उन्हें बेचने निकल रहे हैं तो उनके घर बिक नहीं रहे हैं, कोई ख़रीदार नहीं है। बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की चीन में है जिन्होंने एक तरह से कहें तो जुआ खेलने के लिए, दांव लगाने के लिए, सट्टे के लिए प्रॉपर्टी मार्केट में पैसा लगाया था। उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ बहुत बड़ी रकम हाथ आ जाएगी। उसके बजाय उन्होंने जो कर्जा लिया था वो चुकाने की हालत में नहीं दिख रहे हैं और घर से जाने की नौबत आ रही है। ये है जो इस संकट की असली जड़ 2008 से शुरू होती है, आज यहाँ पहुँच गई है। एक बड़ी कंपनी का नाम चल रहा है, साथ में और बड़ी कंपनियाँ हैं जो मुसीबत में हैं। चीन का पूरा प्रॉपर्टी सेक्टर क्राइसिस में है। इसके साथ वहाँ की स्टील इंडस्ट्री मुसीबत में है क्योंकि उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और बिक्री, खपत उसके हिसाब से हो नहीं रही है। तो ये है कि चीन की इकॉनमी का संकट, और चीन की इकॉनमी के इस संकट की वजह से पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बजी हुई है। उसकी वजह यह है कि चीन फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। पूरी दुनिया के देशों के, ज़्यादातर देशों के लिए बहुत कुछ बनाता है। कुछ तैयार माल, कुछ कच्चा माल। ये जैसे दवाओं का कच्चा माल हमारे देश में बहुत आता है, कल पुर्जे आते हैं, मोबाइल फ़ोन आते हैं, और ये सब दुनिया के और जगहों पे भी जाते हैं। ऑटोमोबाइल में लगने वाली चिप जाती हैं, सिलिकॉन चिप बनती हैं खूब चाइना में, सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं। तो ये सारा सामान बनता है, तमाम दुनिया की कारोबार की सप्लाई चेन चीन के भरोसे चल रही है। अगर चीन की इकॉनमी संकट में आती है तो फिर दुनिया में कौन बचा रह जाएगा और कैसे बचा रह जाएगा, यही सवाल है जो इस वक्त पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।